देखो इन लास्ट क्लास वी हैव सीन दैट हेलोवेरिन्स आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, हेलोवेरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बड़ी मुश्किल से देती हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन्स, और वो तीन रीजन मैंने आपको नोट करवाए थे। क्या क्या रीजन थे? पहला रीजन तो यही है कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से। दूसरा रीजन है डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम ऑफ हेलोवेरिन और हेलोएल्किन, और थर्ड रीजन था अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दोज थ्री रीजन्स हेलोवेरिन्स हार्डली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे ही नहीं, देते तो हैं बट बहुत ही मुश्किल से देते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करवा रहा हूं, यहाँ पे कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा रहा हूं हेलोएरिन्स की। वी आर गोइंग टू सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टॉपिक लिखें रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन फ्रॉम हेलोएरिन्स बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक, यानी कि हेलोएरिन में से हेलोजन हटेगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि OH नेगेटिव लग जाएगा। अब OH नेगेटिव भी तो एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है कि नहीं होता है? तो अब क्या होगा, हेलोएरिन्स में से हेलोजन हटेगा और न्यूक्लियोफाइल लगेगा OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखो मैं रिएक्शन करवा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहले आप ये देखो कि दिस इज व्हाट, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज हेलोएरिन। अब एक बात ध्यान देना, अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूं NaOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है ये जाएगा और यहाँ से हेलोजन को हटा देगा। अब OH नेगेटिव इज आवर न्यूक्लियोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके हेलोजन को यहाँ से हटा देगा और रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन ये रिएक्शन ना आसानी से नहीं होती। इस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको कितना टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ेगा? 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, बट सच तो यह है कि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज नॉट इजी टू ऑब्टेन। आसानी से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑब्टेन नहीं करा जा सकता। अब देखो हमारा वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमें प्रोड्यूस करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो 300 डिग्री सेल्सियस तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। तो इसका मतलब रिएक्शन यहाँ पे आसानी से तो नहीं होगी। 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, OH नेगेटिव जाएगा और क्या करेगा, Cl को हटा देगा और ये यहाँ पे लग जाएगा OH, और रिएक्शन हमारी इस तरीके से हो जाती है। तो हेलोएरिन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो गई, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुई। बहुत हाई टेम्परेचर हमें यहाँ पे लेके आना पड़ा। कितना टेम्परेचर? 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक, कोई दिक्कत? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन हो तो रही है, बट बहुत मुश्किल से हो रही है। लेकिन इसमें एक चीज है, ऐसा देखा गया कि अगर हेलोएरिन के किसी एक पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, NO2 कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। तो अगर मैं यहाँ पे EWG लगा दिया इसके ऑर्थो पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन है ये? ऑर्थो। फिर अगर मैं रिएक्शन इसकी कराऊं NaOH के साथ, तो इस बार रिएक्शन 170 डिग्री सेल्सियस पर ही हो जाती है। ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि अगर हम हेलोएरिन के ऑर्थो पोजीशन पे EWG लगा दें और फिर हम रिएक्शन कराएं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा, OH Cl को हटा देगा। केवल कितने टेम्परेचर पे? 170 पे। पहले तो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही थी, अब 170 पे ही होने लग जाएगी। तो Cl हट जाएगा, OH लग जाएगा और रिएक्शन हमारी इस तरीके से हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन थोड़ा आसान हो गया नाइट्रो ग्रुप लग जाने से। बोलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन आसान हो गया नहीं हो गया? पहले 300 पे हो रहा था, अभी 170 पर ही हो जा रहा है। ठीक, तो ये बात हो गई। अच्छा, एक चीज और देखी गई कि अगर हम क्या करें, EWG कितने लगा दें? 2 लगा दें, है, एक ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पोजीशन पे लगा दिया। अब रिएक्शन और भी आसान हो गई। अब जो रिएक्शन है वो केवल कितने टेम्परेचर पर हो जा रही थी? 90 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक। तो अगर हेलोएरिन पे कितने EWG लगा दिए जाएं, 2 लगा दिए जाएं, तो OH आएगा, Cl को हटा देगा, खुद लग जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी और बड़ी आसान हो जाएगी। पहले 300 पे हो रही थी, फिर 170 पे, अब कितने पे होने लग जाएगी, 90 पर। तो यहाँ पे क्या लग गया आपका, OH, है ना, रिएक्शन आपकी हो चुकी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन हो गया और पहले से आसान हो गया, ऊपर वाले दोनों केस से आसान हो गई, 90 पर ही रिएक्शन हो जा रही है। एक चीज और भी देखा गया कि अगर इसके 3 पोजीशन पे क्या लगा दिया जाए, NO2, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब जरूरी नहीं है कि हर बार आप NO2 ही लगाएं, और भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो भी लगा सकते हैं, जैसे CN है, COOH है, CHO है, कुछ भी लगा सकते हैं। तो रिएक्शन और भी आसान हो गई और इस बार तो NaOH की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ HOH वाटर से ही काम हो जाएगा। जो हमारा वाटर है ना, OH नेगेटिव, वो आएगा, Cl को हटा देगा और रिएक्शन को कोई खास टेम्परेचर का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा वार्म करना है आपको। थोड़ा सा वार्म करते ही क्या होगा, रिएक्शन हो जाएगी, Cl हटके क्या लग जाएगा, OH। ठीक है जी। तो ये सारे एग्जाम्पल से एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हेलोएरिन की नॉर्मली कराई जाए तो बड़ी मुश्किल है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से होती है। लेकिन अगर हम हेलोएरिन में क्या लगा दें, EWG, तो रिएक्शन आसान हो जाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन आसान हो जाता है। अगर हमने 2 NO2 लगा दिए, रिएक्शन और आसान हो गई, 90 पर ही होने लग गई, और हमने 3 EWG लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो रिएक्शन और भी आसान हो गई, बहुत ही आसानी से रिएक्शन होने लगी है। तो by these 4 reactions, it has been very clear that nucleophilic substitution of heloarin is difficult, okay, but if you join electron withdrawing group on benzene ring in heloarin, तो क्या होगा, nucleophilic substitution reactions become easier। नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, तो आपको ये रिएक्शन सारी नोट करनी है और उसके नीचे आपको एक पॉइंट लिखना है जो मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, बाय अबव रिएक्शंस it is clear that nucleophilic substitution of heloarin is made, note करो, easier by joining इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या हमने नोट करा है कि इन रिएक्शन से एक चीज क्लियर हो गई कि हेलोएरिन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान करा जा सकता है, सिर्फ क्या लगा करके, बेंजीन रिंग पे EWG लगा करके, ठीक। तो बाय अबव रिएक्शन इट इज क्लियर दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन इज मेड इजियर बाय जॉइनिंग EWG ऑन बेंजीन रिंग। कहां पे लगाना है EWG, बेंजीन रिंग। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है ना, एक पॉइंट आपको नोट करना है कि देखो, हमने जो EWG लगाया वो ऑर्थो पे लगाया, फिर ऑर्थो पे, फिर पैरा पे लगाया, और ऑर्थो और पैरा पे लगाया, हमने मेटा पे नहीं लगाया, बिल्कुल भी कभी भी नहीं लगाया मेटा पे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेटा पोजीशन पे जो EWG अगर हम लगा भी देंगे ना, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। EWG न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन को आसान तो कर रहा है, लेकिन करेगा सिर्फ तब व्हेन इट इज एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। जब ये कहां पे होगा, ऑर्थो पे होगा या पैरा पे होगा। अगर इसको हम मेटा पे लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, फिर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आसान नहीं बनाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हमने EWG सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगाया, वो इसलिए क्योंकि EWG की प्रेजेंस इफेक्टिव कब है, ऑर्थो और पैरा पे होगा तब। वो कब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी करेगा, जब वो ऑर्थो और पैरा पे होगा तब। जब वो मेटा पे होगा तो वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता वो बताएंगे आपको आगे अभी। तो फिलहाल आप देखो, बट प्रेजेंस ऑफ EWG इज इफेक्टिव, नोट करो ना, ओनली व्हेन इट इज एट ऑर्थो और पैरा, नॉट एट मेटा।
ठीक है। तो EWG अगर ऑर्थो पैरा पे होगा तो रिएक्शन आसान हो जाएगी, वो काम करेगा, लेकिन मेटा पे होगा तो वो काम नहीं करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि EWG की प्रेजेंस ऑर्थो और पैरा पे होने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे इजी हो जाती है और मेटा पे वो काम क्यों नहीं करता है। बात समझ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या देखने वाले हैं कि EWG के आ जाने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे आसान हो जाती है, अच्छी तरह से होने लग जाती है, इजी हो जाती है, और मेटा पे होता है तो वो काम क्यों नहीं करता है। तो ये हम देखेंगे, नोट करो पहले वहां तक। तो चलिए लेट अस सी व्हाई। ठीक है, क्यों EWG ऑर्थो और पैरा पे लगाने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान हो जाता है और क्यों मेटा पे लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए, देखो इस चीज को आप ऐसे समझो कि जैसे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास हेलोएरीन है, ये दिस इज हेलोएरीन। तो जब हम जैसे अभी हमने बहुत सारी रिएक्शंस करवाई थी NaOH के साथ, तो जब मैं इसका रिएक्शन किससे कराऊंगा, NaOH से, तो यहां से यहां के पे कौन जाएगा, OH नेगेटिव चला जाएगा। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब क्या होगा, ये जो Cl है ये भी लगा होगा और ये OH भी लगा होगा। इस पोजीशन पे Cl तो अभी है ही है, OH भी पहुंच गया, क्योंकि OH को क्या करना है, Cl को हटाना है, खुद लग जाना है, तभी तो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। भाई OH नेगेटिव है क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही OH यहाँ जाएगा और इस कार्बन के संग बॉन्ड बनाएगा, तो एक ऐसा स्टेट हमको देखने को मिलेगा जिसमें Cl और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा होगा और OH और कार्बन का बॉन्ड बन रहा होगा। बात समझ में आ रही है। तो एक ऐसा स्टेट हमको देखने को मिलेगा ये इस तरीके से, और इस रिंग में जगह जगह पे नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिल रहा होगा। कभी यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखेगा, कभी इधर, इस तरीके से। समझ रहे हैं। अभी इसको डिटेल में कराते हैं, एक बार दोबारा से सुनिए। हेलोएरीन की रिएक्शन जब हम NaOH से कराएंगे तो OH नेगेटिव यहाँ इस कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, और जैसे ही ये अटैक करेगा इस कार्बन पे कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और कार्बन OH बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और उसी दौरान इस रिंग पे जगह जगह हमें क्या देखने को मिल रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, ये अपना निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन वगैरह लेकर के, और OH वाला बॉन्ड कंप्लीटली बन जाएगा। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, दिस विल बी आवर प्रोडक्ट, इस तरीके से। तो यहाँ ये जो हमें एक स्टेट मिली है बीच में, इसमें आप देखो कि यहाँ कार्बन एटम पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कार्बन आयन। जैसे कार्बन पे पॉजिटिव होता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं, और यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है तो क्या कहेंगे, कार्बन आयन, है ना। ये कुछ हद तक किसकी तरह होता है, इंटरमीडिएट की तरह। अब ये बिल्कुल इंटरमीडिएट तो मैं नहीं कहूंगा इसको, बस लिख दिया है मैंने। तो ये क्या है, आपका कार्बन आयन है, जो लगभग किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इंटरमीडिएट की तरह। अब पॉइंट ये है कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा है, उतना ही ज्यादा रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी, इजी होगी, बढ़िया होगी। ठीक, तो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, तो क्या होगा, फास्टर ऑब्लिक ईजियर विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन। कुछ बात समझ में आ रही है। तो जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल, उतना बढ़िया रिएक्शन, उतना फास्ट रिएक्शन। ठीक, तो पहले इसको नोट करें, फिर आपको समझाते हैं आगे। अब एक चीज देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये है हेलोएरीन, और मैंने इस बार क्या करा कि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और हमको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब लग जाएगा ऑर्थो या पैरा पे, किसके ऑर्थो और पैरा पे, हेलोएरीन के पे, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी। यही तो पढ़ रहे हैं, तो कैसे आसान हो जाएगी वो देखते हैं। तो देखो हेलोएरीन के पैरा पोजीशन पे हमने EWG लगा दिया,
और रिएक्शन हमने करवा दी किसके साथ, NaOH के साथ। तो सबसे पहले यहाँ से OH नेगेटिव जाकर के अटैक करेगा, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है और अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, ठीक है। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा, मुझे बताओ इस कार्बन पे अभी कितने बॉन्ड हैं, इस वाले कार्बन पे, दिस कार्बन इज हैविंग 4 बॉन्ड, एक ऊपर 1 2 3 और एक 4। जैसे ही OH और आगे बॉन्ड बनाएगा तो टोटल इस कार्बन पर बॉन्ड कितने होने वाले हैं, 5। तो 5 बॉन्ड तो कार्बन पे होंगे नहीं, तो इसको तो वापस से 4 ही रखने हैं। तो क्या होगा, ये इस कार्बन के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके कहाँ आ जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फाइनली जो हमको देखने को मिलेगा वो ये होगा, OH दोनों पहुंच गए ऊपर और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं नेगेटिव चार्ज, है ना, और ये इस तरीके से, तो ये हमको देखने को मिलेगा। बोलो यस और नो। तो जैसे ही OH नेगेटिव ने अटैक करा, ये बन गया हमारा कार्बन आयन। अभी बात इसी की हो रही थी। तो कार्बन आयन बन चुका है, कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया है, नेगेटिव चार्ज। और मैंने अभी आपको बताया है कि जितना ज्यादा ये कार्बन आयन स्टेबल होगा उतना बढ़िया रिएक्शन होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोवेरिन्स की, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कार्बन आयन बना है ना, एक्चुअली दिस इज, देखो कार्बन आयन है मतलब कार्बन पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। और आपको मालूम है चार्ज हमेशा क्या देता है, अनस्टेबिलिटी। लेकिन ये जो कार्बन आयन है ये उतना अनस्टेबल नहीं है, ये ठीक ठाक स्टेबल हो जाएगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्या हो जाएगा, स्टेबल। और क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, है। यही तो बताया है अभी कि कार्बन आयन जितना ज्यादा स्टेबल उतना बढ़िया रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोवेरिन्स की, ठीक है। अब इसमें रेजोनेंस किस तरीके से होगी वो देखो। तो ये जो कार्बन है ये ज्यादा देर तक इन 2 इलेक्ट्रॉन को नहीं होल्ड कर पाएगा, क्योंकि ये क्या दे रहा है, नेगेटिव चार्ज, अनस्टेबिलिटी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर बाद कहाँ जाएंगे, जंप करके इधर, और यहाँ पे आके ये बॉन्ड बनाएंगे। तो तुरंत ही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ये इधर आएगा इस कार्बन पे कितने बॉन्ड होने वाले हैं, 5 बॉन्ड। भाई पहले से इस पे कितने हैं, 1 2 और एक 3 और एक हाइड्रोजन का हिडन बॉन्ड है, 4 तो पहले से ही है, और एक और बॉन्ड बनने वाला है, तो कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 5। और 5 बॉन्ड ना हो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके जंप करके यहाँ आ जाएंगे इधर। और फिर क्या होगा, फिर जो स्ट्रक्चर होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ये ClOH और यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्या है आपका NO2 और यहाँ बॉन्ड बन गया। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये कार्बन भी अनस्टेबल हो रहा होगा इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये चार्ज को आगे भेज देगा। चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है वहां पे, और जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे इस वाले कार्बन पे भी 5 बॉन्ड होने वाले हैं, इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे चले जाएंगे, रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा ये, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे अभी, और यहाँ पे बॉन्ड बन चुके हैं, और दिस इज NO2, ठीक। अब थोड़ी देर के बाद ये कार्बन भी इस नेगेटिव चार्ज से अनस्टेबल होगा, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देगा, और जैसे कि 2 को आगे भेजेगा इस कार्बन पर फिर से कितने बॉन्ड होने वाले हैं, 5 बॉन्ड। भाई 4 तो पहले से ही है ना, 4 1 2 3 4, इसके आते ही 5 हो जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ही ये आएगा Cl अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से चला जाएगा। तो जैसे ही Cl यहाँ से जाएगा तो यू विल हैव योर फाइनल प्रोडक्ट, और जो फाइनल प्रोडक्ट आपका होगा वो क्या होगा, ऊपर से Cl तो चला गया, अब सिर्फ क्या रह गया है, OH, और यहाँ पे क्या बन गया आपका बॉन्ड, और ये 2 बॉन्ड पहले से ही बने हुए हैं, और दिस इज व्हाट, NO2, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जैसे ही हमारे न्यूक्लियोफिलिक, जैसे ही हमारे हेलोवेरिन पे, कौन सा हेलोवेरिन है, जिसके पैरा पे क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ही उस पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, सबसे पहले क्या बना, कार्बन आयन। और ये कार्बन आयन स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। देखो इसमें रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस हो रही है, पहले नेगेटिव चार्ज यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज वहां चला गया, और फिर फाइनली हमारा क्या मिल गया, प्रोडक्ट। तो मैंने आपको अभी एक नोट लिखवाया था कि हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन है, इजियर विल बी द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोवेरिन्स। तो अब आप यहाँ पे देखो कि क्या आपका जो कार्बन आयन है वो स्टेबल है, तो स्टेबल है, क्यों है, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ में आ गई, तो दोबारा समझाऊं एक बार, आ गई ना। तो अब यहाँ पे हमें बात क्लियर हो गई है कि अगर हमने पैरा पे नाइट्रो लगाया तो क्या होगा, है जैसे ही हमने नाइट्रो लगाया OH इस पे अटैक करेगा, सबसे पहले कार्बन आयन बनेगा।
अब ये नेगेटिव चार्ज पहले पहुंचा ऑर्थो पे, फिर कहाँ पहुंच गया, पैरा पे, और फिर कहाँ पहुंच गया, ऑर्थो पे, और फिर आगे रिएक्शन हो जाती है। अब आप ये देखो कि ये जो कार्बन आयन है ये अनस्टेबल किसकी वजह से है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ऑर्थो पे था पहले, तो फिर ये पैरा पे पहुंचा। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज पैरा पे पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचेगा, तो आपका जो NO2 है वो कैसा ग्रुप है, दिस इज EWG। तो जैसे ही यहाँ नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा, ये NO2 क्या करेगा, उसे 2 इलेक्ट्रॉन को, भाई नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो घूम रहे हैं इधर उधर रिंग के ऊपर, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो EWG है वो अपने पास खींच लेगा। EWG इसका काम ही यही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा और इस रिंग को चार्ज से मुक्त कर देगा, फ्री कर देगा बहुत देर के लिए, और ये रिंग कैसी हो जाएगी, स्टेबल। नहीं बात समझ में आ रही? और ये रिंग स्टेबल हो जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद चार्ज को वापस कर देगा, फिर वो चार्ज आगे पहुंच जाएगा और फिर रिएक्शन आगे हो जाएगी। तो क्योंकि ये कार्बन आयन अनस्टेबल था नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये नेगेटिव चार्ज रिजोनेंस करते हुए ऑर्थो से पैरा पे पहुंचा, और जैसे ही पैरा पे पहुंचा इस NO2 ने अपने पास खींच करके इसको क्या बना दिया, स्टेबल, चार्ज से फ्री कर दिया रिंग को। और क्योंकि ये स्टेबल हो गया कार्बन आयन, तो हमारा रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। ये हम बता चुके हैं, जितना ज्यादा कार्बन आयन स्टेबल उतना रिएक्शन बढ़िया होगी, आसान होगी। ठीक, एक रिएक्शन और देखिए, ये हमारे पास ये है, ठीक है। अब देखो मैंने इस बार ऑर्थो पे ले लिया है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को। अब आप ऐसे सोचो कि मैंने रिएक्शन कराई NaOH के साथ, अब OH नेगेटिव ने अटैक कर दिया यहाँ पे, तो जैसे ही ये अटैक होगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएंगे, है ना, मालूम पड़ गया ना अब तो सबसे पहले क्या होगा, ClOH, और ये आपका बनने वाला है क्या, दिस इज कार्बोकेटाइन। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बोलो यस और नो, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, बाकी सब तो सेम टू सेम रहेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस कार्बन को अनस्टेबल कर रहे हैं, ये इनको आगे भेज देगा, तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड होने वाले हैं, इस पे 5 बॉन्ड ना हो, इसी वजह से इसके 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएंगे, आगे। रिजोनेंस हो रही है साहब। तो अब क्या होगा, Cl और दिस इज OH, और इस बार बताइए क्या होगा, एक बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, और ये क्या लगा हुआ है, NO2। बोलो अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इस कार्बन को क्या बना रहे हैं, अनस्टेबल। ठीक, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जब इधर पहुंचेंगे तो इस कार्बन पे 5 बॉन्ड होने वाले हैं, तो इसका ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ पहुंच जाएंगे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले पे। बोलो ठीक, तो फाइनली क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे क्या है, ClOH, और नेगेटिव चार्ज पहुंच गया इधर, दिस इज NO2, और बॉन्ड एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ये आगे आ जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपना अलग निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बना देता हूँ इसको। फाइनली अब ऊपर क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ OH ही तो रह जाएगा ऊपर। बोलो Cl तो जा चुका है, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे, और दिस इज व्हाट, NO2। अब आप इसको ऐसे समझिए कि ये क्या है हमारा, दिस इज ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरो। ये क्या है आपका साहब, दिस इज पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो देखो जैसे ही OH नेगेटिव ने कार्बन पे अटैक करा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, तो ये बन गया कार्बन आयन। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, थोड़ी देर के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाएंगे, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड, है ना, यहाँ बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, तो क्या होगा, इस कार्बन में 5 बॉन्ड होंगे, उसको रोकने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके जंप करके यहाँ पहुंच जाएंगे ऑर्थो पे, और जैसे ही ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज पहुंचेगा, ऑर्थो पे क्या लगा हुआ है, EWG, वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच लेगा, और इस पूरी रिंग को, पूरी स्ट्रक्चर को नेगेटिव चार्ज से फ्री कर देगा थोड़ी देर के लिए, और इसीलिए ये रिंग पूरी, ये स्ट्रक्चर है, ये कैसी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। और स्टेबल होते ही, क्योंकि कार्बन आयन स्टेबल हो गया, तो क्या होगा, रिएक्शन जो है हमारी कैसी हो जाएगी, आसान,
फाइनली Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, वी विल गेट आवर फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो अगर हमारा EWG पैरा पे लगे तब भी वो कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा है, ऑर्थो पे लगे तब भी कार्बन आयन को स्टेबल कर रहा है। एक लास्ट और कर रहे हैं जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, NO2 को किस पे लगाने जा रहा हूँ, मेटा पोजीशन पे। मैंने आपको ये लिखवाया है कि अगर हम EWG मेटा पे लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिएक्शन में, तो रिएक्शन कोई आसान नहीं हो जाएगी। तो मेटा पे होने से क्यों आसान नहीं हो जाएगी वो और देख लो जरा। ठीक है, देखो अब इसको आप ऐसे देखिए कि मैंने किस पे लगा दिया, NO2 मेटा पोजीशन पे, और दीज आर आवर बॉन्ड्स। अब मान लो हमने रिएक्शन करवाई इसकी NaOH के साथ, OH नेगेटिव पहुंचा यहाँ पे अटैक करने के लिए, तो हमें क्या मिलेगा, Cl और इधर OH, और ये इस तरीके से मेटा पे क्या लगा हुआ है आपका, NO2। तो जैसे ये अटैक करेगा 2 इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से रहेगा, है ना। थोड़ी देर के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड नहीं हो जाए इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जंप करके इधर, शिफ्ट होते रहेंगे। अब क्या होगा, Cl और दिस इज OH और ये आपका NO2। अब बॉन्ड देखो कहाँ का बनेंगे, एक तो यहाँ बन चुका है बॉन्ड, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड आपका बना ही हुआ है। ठीक है, ये कार्बन बहुत देर तक इस नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं करेगा, ये इसको आगे भेज देगा। तो यहाँ पे कार्बन पर 5 बॉन्ड होंगे, इसका 5 बॉन्ड ना हो, इसीलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके कहाँ आ जाएंगे, सीधे ऊपर ऑर्थो पे, है ना। इसी तरीके से तो रेजोनेंस बना रहे हैं हम। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या आ गया, ये नेगेटिव चार्ज NO2, ये बॉन्ड यूं है, एक बॉन्ड ये बन गया। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो ऊपर सिर्फ क्या रह जाएगा, क्यों भाई, ऊपर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ OH, और ये जो NO2 यहाँ लगा हुआ था वो वहीं के वहीं लगा रहेगा। इस तरीके से वो बॉन्ड आपके इस तरीके से बन चुके हैं। बोलो यस और नो। अब इसमें एक बहुत जरूरी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि दिस इज व्हाट, दिस इज पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। इसमें जैसे ही हमने न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कराए तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया। थोड़ी देर के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे बॉन्ड के, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। उसके बाद फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया। फाइनल हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, Cl निकल गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, हमें मिल गया हमारा प्रोडक्ट। लेकिन इस पूरे में आप मुझे ये बताओ, क्या नेगेटिव चार्ज देखो ऑर्थो पे था, उसके बाद पैरा पे था और फिर से ऑर्थो पे पहुंच गया, क्या नेगेटिव चार्ज कभी भी मेटा पे पहुंचा है? नहीं। अब जो EWG है वो है कहाँ पे, मेटा पे। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज कैसे भी ऑर्थो पे सीधा, पैरा पे सीधा ऑर्थो पे पहुंचा, मेटा पे तो आया ही नहीं। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज मेटा पे आता तो NO2 क्या करता है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के विड्रॉ करके इस रिंग को चार्ज से फ्री कर देता और ये रिंग कैसी हो जाती, स्टेबल। लेकिन कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर हम देख सकते हैं कि मेटा पे नेगेटिव आया ही नहीं। अब जब मेटा पे नेगेटिव आया ही नहीं तो मेटा पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कुछ कर ही नहीं पाया। बोलो आप देखो ऊपर देखिए, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे, पैरा पे, फिर ऑर्थो पे पहुंच गया, है ना। तो जैसे ही पैरा पे आया तो रिंग ने क्या करा, EWG ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे, इसको चार्ज से फ्री किया, इसको स्टेबल बनाया। ऐसे ही यहाँ पे हमने NO2 लगाया है किसमें, ऑर्थो पे। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पे, पैरा पे, और जैसे ही ऑर्थो पे ऊपर पहुंचा तो NO2 ने क्या करा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींच के इस रिंग को चार्ज से फ्री कर दिया और स्टेबल बना दिया। लेकिन यहाँ मेटा पे तो कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, या मेटा पे नेगेटिव आया ही नहीं, तो मेटा पे अगर हम EWG लगा भी दें तो कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। वो उसको स्टेबल बनाएगा कैसे, चार्ज को अपने पास खींचेगा कैसे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा कि अगर हम EWG मेटा पे लगा भी देंगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत आसान नहीं बना पाएगा। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ EWG इज नॉट इफेक्टिव व्हेन इट इज एट मेटा पोजीशन, इट इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज प्रेजेंट एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन कैन बी मेड इजियर, क्या करके, बाय जॉइनिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन।
लेकिन मेटा पे नहीं लगाना है, क्योंकि मेटा पे लगा भी देंगे EWG तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। ठीक, अब आप एक काम करें, यहाँ तक पूरा नोट करें इन सबको, उसके बाद में आपको जो भी मैंने बताया है वो सारा मैं आपको नोट करवाने वाला हूँ थियोरी में। ठीक, नोट डाउन दिस, तो नोट करिए जरा। द नेगेटिव चार्ज अपीयर एट, फास्ट लिखना है, द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ortho and para position is stabilized by NO2 group, is stabilized by NO2 group। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया पैरा पे, उसको भी NO2 ने अपने पास खींच के स्टेबल कर दिया, और यहाँ पे जो ऑर्थो पे आया नेगेटिव चार्ज, उसको भी NO2 ने अपने पास खींच के स्टेबल कर दिया। तो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दोनों में पैरा और ऑर्थो पे जो नेगेटिव चार्ज आया है उसको NO2 ने क्या कर दिया है, स्टेबल कर दिया है। ठीक, तो आपने क्या लिखा, द नेगेटिव चार्ज अपीयर्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज स्टेबलाइज्ड बाय NO2 ग्रुप इन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इन ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बट इन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, अब इसकी बात कर रहे हैं, बट इन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रो यहाँ एम कर लेना, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन क्या होगा, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर पे मेटा पे माइनस आया ही नहीं, नेगेटिव आया ही नहीं, तो NO2 उसको अपने पास विड्रॉ करके खींच करके कैसे स्टेबल कर पाए, तो स्टेबल कर ही नहीं पाएगा, है ना। तो क्या लिखा, बट इन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन नो एनी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, नो एनी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बियर्स, BEAR, बियर्स नेगेटिव चार्ज, नो एनी इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बियर नेगेटिव चार्ज ऑन मेटा, so NO2 group does not stabilize, so NO2 group does not stabilize negative charge, ये NO2 ग्रुप नेगेटिव को स्टेबलाइज कर ही नहीं पाएगा, so NO2 group does not stabilize negative charge, hence there is no effect, hence there is no effect of NO2 at meta position of haloarine, hence there is no effect of NO2 at meta position of haloarine in nucleophilic substitution reaction, in nucleophilic substitution reaction। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया। देखो इसमें एक पॉइंट और समझिए, देखो अब यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि NO2 जो हमने मेटा पे लगाया है, अब नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो से सीधा कहाँ पहुँच गया, पैरा पे, और पैरा से फिर कहाँ पहुँच जा रहा है, ऑर्थो पे। तो मेटा पे तो कभी NO2 आया ही नहीं, अब सॉरी मेटा पे तो नेगेटिव आया ही नहीं, अब मेटा पे नेगेटिव आता तो NO2 उसको खींच के और इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबल बना देता है ना, और रिएक्शन आसान हो जाती। तो रिजोनेंस के थ्रू NO2 तो कुछ काम खास कर नहीं पा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव आया ही नहीं है, नेगेटिव आया नहीं, तो रिजोनेंस के थ्रू तो NO2 इस कार्बन आयन को स्टेबल नहीं कर पा रहा है। लेकिन होगा क्या, आप ये देखो, ये नाइट्रोजन है और यहाँ पे कौन सा एटम है, कार्बन, बोलो कार्बन ही तो होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, कार्बन, ये नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपने पास कौन खींच ले जाएगा, नाइट्रोजन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा बिकॉज ऑफ इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो NO2 है वो इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से अपनी तरफ खींच लेगा इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, है ना भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से जो इफेक्ट लगता है उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो NO2 क्या कर रहा है, मेटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया नहीं, है ना, आया नहीं,
तो रेजोनेंस की वजह से NO2 कोई हेल्प नहीं कर पा रहा है इस कार्बन आयन को स्टेबल करने में, लेकिन ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से थोड़ा बहुत तो इस रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को खींच के ले ही जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो स्टेबल कर ही देगा और थोड़ा बहुत तो रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा ही, ठीक है। थोड़ा बहुत तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेटा वाले की भी आसान हो ही जाएगी। तो अगर हम एक प्योर क्लोरोबेंजीन ले लें, है ना, बिल्कुल एक प्योर क्लोरोबेंजीन ले लें ये इस तरीके से, तो इसमें और इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें थोड़ी आसान होगी, इसमें। भले ही ये रेजोनेंस यहाँ पे नहीं काम कर पा रहा है, भले ही नेगेटिव चार्ज नहीं पहुंच रहा है मेटा पे, लेकिन फिर भी इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से खींच लेगा रिंग में से और थोड़ा तो उसको स्टेबलाइजेशन देगा ही कार्बन आयन को, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में तो ये अभी भी ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है, लेकिन इन दोनों की कंपैरिजन में ये कम रिएक्टिव है, ठीक। तो इस पॉइंट को नोट करिए नेक्स्ट लाइन से, ऑल्दो द प्रेजेंस ऑफ NO2, सिंगल बॉन्ड NO2 at meta position does not stabilize intermediate by resonance, does not stabilizes कर लेना, does not stabilizes intermediate by resonance, but it stabilizes intermediate to some extent, by inductive effect, ठीक। सो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, है ना, इसकी बात हो रही है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन, इस प्योर वाले से तो मतलब केवल जो क्लोरोबेंजीन है उससे तो बढ़िया ही है फिर भी। सो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरोबेंजीन फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन्स, है ना, दे आर कंप्लीट हियर। नाउ वी विल स्टार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोएरिन्स का अब क्या पढ़ना है हमें, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। चलिए तो उसको आगे करते हैं फिर।